नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के शुभ सानिध्य में चातुर्मास के चतुर्थ चरण में आगम स्वाध्याय एवं त्याग तत्व पर विशेष बल दिया जा रहा है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या श्री डॉक्टर राजमती जी महारासा ने फरमाया, रात्रि भोजन से शरीर और मन के विकार उत्पन्न होते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन व स्वाध्याय में बाधा उत्पन्न होने लगती है। रात्रि भोजन से स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है। व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाता। भोजन और शयन के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतर आवश्यक है। सोने के समय तक भोजन पूरा पाचन न हो तो भोजन का वह अंश आमाशय में पड़ा रहता है और पाचन संबंधी अनेक रोगों का कारण बनता है। सूर्य के प्रकाश में वृक्ष एवं पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पाचन सरलता से होता है। जैन धर्म रात्रि भोजन को तामसिक आहार कहा गया है। रात्रि भोजन का त्याग जैन धर्मावलंबियों की पहचान बना हुआ है। निरोग रहने के लिए रात्रि भोजन का त्याग जरूरी है। आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सद्गृहस्थ यथासंभव दिन में ही भोजन करने का प्रयास करें। साध्वी डा राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, कृत्रिम स्वर्ण दिखाई देता है किंतु कसौटी पर कसने पर खरा नहीं उतरता है। वैसे ही केवल नाम और वेश से कोई सच्चा श्रमण भिक्षु नहीं होता। भिक्षा द्वारा सरस स्वादिष्ट आहार लें एवं पेट भरने से ही भिक्षु नहीं होता। सुख सुविधा, पद प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि के चक्कर में पड़कर अपने संयमी जीवन को खोने वाला भिक्षु पूज्य नहीं होता। सच्चा भिक्षु अनुकूल प्रतिकूल परिषदों को संभाव से सहने वाला, समत्व की आराधना में अप्रमद भाव से सदैव तत्पर रहने वाला होता है। संघ महामंत्री अनिल जी सोनी ने धर्मसभा में श्रावक श्राविकाओं को प्रभु महावीर निर्वाण उत्सव एवं गौतम प्रतिपदा पर पूज्य महासती वृंद की सद्प्रेरणा के अनुसार तेला तप करने का आह्वान किया। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन एवं स्वाध्याय करने की भी प्रेरणा विशेष रूप से प्रदान की गई। आयम्बिल की श्रृंखला अनवरत जारी है। आज का आयम्बिल श्रीमती भंवरी बाई मेहता ने किया। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान प्रवीण कुमार जी मंजू जी जामट परिवार मेड़ता निवासी ने लिया। राजीव चोरड़िया ने लाभार्थी परिवार की अनुमोदना की एवं अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए बहुमान किया। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर परिसर में एडीजे कैडर भर्ती परीक्षा में 85 पदों की भर्ती में केवल 4 अभ्यर्थियों को वकील कोटे से पास करने के मामले में उपजे भारी असंतोष से वकीलों ने आंदोलन का रुख अपना लिया है और आंदोलन का रुख केवल जयपुर तक सीमित न होकर प्रदेश से बाहर देश के विभिन्न राज्यों की अदालतों और तहसील स्तर तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलनरत धरने पर बैठे अधिवक्ता अशोक यादव, सावर मल्लोला, शांतनु पारीक, सतीश बल्द्वा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2018 में जुडिशल ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से एक एसएलपी नंबर 1471 वकील कोटे के खिलाफ लगाई गई थी, जिसे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी की खंड की सिरे से खारिज करते हुए वकील कोटे से 25% न्यायिक अधिकारियों के पद भरे जाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी 85 पदों में से केवल 4 अधिवक्ताओं को एडीजे पद पर परीक्षा में उत्तीर्ण करने के मामले में शेष 81 पदों को तदर्थ नियुक्ति हेतु खाली रखते हुए समय और की आवश्यकताओं को देखते हुए बैकडोर एंट्री से अथवा पदोन्नति के माध्यम से गुपचुप में भरकर पूरी तरह से होने वाले भ्रष्टाचार को नकारा नहीं जा सकता। अधिवक्ता महिपत मीना मनु भार्गव ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न अदालतों में अधिकृत पंजीकृत 9000 अधिवक्ताओं ने नियमित प्रैक्टिस करते हुए आवेदन किया था, जिनमें से केवल 3000 अधिवक्ताओं को प्री एग्जाम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, जिनमें से 1070 को उत्तीर्ण बताते हुए 780 को मेंस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी और अंत में 85 पदों पर केवल 4 अधिवक्ताओं को ही उत्तम और एडीजे बनने की योग्य मानते हुए शेष 81 पदों को पदोन्नति अथवा एडहॉक नियुक्ति का हवाला देकर खाली रख लिए गए। अधिवक्ताओं का
कहना है कि इस परीक्षा की कॉपियां भी न्यायिक अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी, जो पहले से ही वकील कोटे से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया। ऐसे में इन्हीं न्यायिक अधिकारियों से यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वकील कोटे से न्यायिक अधिकारियों की पारदर्शी रूप से भर्ती करेंगे और सीधे तौर पर गोपनीयता का हवाला देकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ के आदेश की अवमानना करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ अनुच्छेद 14 का सीधा अतिक्रमण किया जा रहा है। बैठे एक अन्य अधिवक्ता घनश्याम ब्रजवासी ने बताया कि वर्ष 2016 से और अब तक 8 वर्षों में मात्र न्यायालय प्रशासन ने 5 अधिवक्ताओं को ही नए वकील कोटे से न्यायिक अधिकारी बनने के काबिल माना है, जबकि गत वर्षों में वकील कोटे से रिक्त पदों को 470 से अधिक पदों पर पदोन्नति के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए अधिवक्ताओं के 25% वकील कोटे पर अतिक्रमण करते हुए मनमानी एवं तानाशाही पूर्व भर लिए, जो कि अधिवक्ताओं के 25% कोटे का सीधे तौर पर अतिक्रमण कर संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं महिला अधिवक्ता मोबिना खान मीनू वर्मा ने बताया कि पर रूल न्यायिक पदों पर भर्ती के लिए 25% वकीलों का कोटा 65% प्रमोशन अथवा पदोन्नति के माध्यम से और 10% आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित है, जबकि इस परीक्षा में 85 में से 4 अधिवक्ताओं को उत्तीर्ण दिखाते हुए 25% में से मात्र 4% ही कोटा भरा गया है। शेष 21% कोटा न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए भरा जाएगा, जो कि न्याय विभाग का तानाशाही एवं मनमाना रवैया दर्शाता है। संविधान के आर्टिकल 14 का आमजन के अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 की अदालत ने बांदनवाड़ा निवासी सुनील पुत्र राजेंद्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना भिनाई के सहायक उपनिरीक्षक गिरधारी सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 1.922 को कांस्टेबल करतार सिंह व महेंद्र कुमार बांदनवाड़ा के मसूदा रोड पर स्थित हरीश कंप्यूटर की दुकान पर जाकर मुलजिम सुनील को चलने के लिए कहा, जिस पर सुनील के भाई गौरी शंकर व सुनील ने कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की व हाथापाई करते हुए मारपीट की। दोनों ने अलानिया धमकी दी कि तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। उक्त घटना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 353 में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित होने पर तलब किया, तो आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर निर्दोष होने तथा झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। इसका विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपियों ने राजकार्य करते हुए पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर गंभीर आपराधिक कृत्य किया है, जिसकी जमानत लिए जाने से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको अपर लोक अभियोजक केकड़ी के न्यायालय में कोर्ट में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आज एक पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट के आरोपी की जमानत खारिज हुई है। सुनील कुमार शर्मा निवासी बांदनवाड़ा बताया गया है, जिसके बारे में विशेष जानकारियों के लिए मैं आपको मिलवा रहा हूँ। लोक अभियोजक परवेज नकवी जी से बताएंगे कि क्या आरोप थे और किस प्रकार से जमानत का आवेदन खारिज किया गया। सारी जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा रहा हूँ परवेज नकवी लोक अभियोजक जी। हाँ सर, बताइए क्या मामला रहा था। अपर जिला न्यायाधीश अंबिका जी सोनी जी के यहाँ सुनील शर्मा पुत्र राजेंद्र शर्मा निवासी बांदनवाड़ा ने एक अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें पुलिस थाना के साथ में 332, 353, 186, 189 में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज था, जिसने अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था। ये मामला एक गंभीर प्रकृति का मामला है, जो राजकीय कर्मचारियों के साथ मारपीट करके उनके कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ नहीं दिया गया है और न्यायालय ने सही डिसीजन दिया है। ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ नहीं दे करके ऐसे अगर का लाभ दिया जाता है तो राजकीय कर्मचारियों के साथ और उसकी बढ़ोतरी होगी अपराध की, इसलिए जमानत के आवेदन पर सही खारिज किया। शुभ नाम आपका? परवेज नकवी। कस्बे में उप तहसील कार्यालय के पीछे व योगेश्वर बाबा के पास गोचर भूमि पर कुछ भूख माफिया ने दिन दहाड़े ट्रैक्टर के द्वारा मोरपुला काटकर करीबन 20 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के नाम गिरदावर को नागोला उप तहसील कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। करीबन 150 बीघा गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को भूमाफियों से मुक्त कराने की मांग। अतिक्रमण नहीं हटाने पर सरपंच प्रतिनिधि रामदेव गुर्जर ने प्रशासन को जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने व भूख हड़ताल की दी चेतावनी।
सरपंच प्रतिनिधि रामदेव गुर्जर व समाजसेवी महेंद्र कुमार जैन ने बताया कि नागोला क्षेत्र में भूमाफियों द्वारा दिनों दिन बेशकीमती सरकारी जमीन, सरकारी भवन, गोचर भूमि, सार्वजनिक खेतों के रास्ते, धर्मस्थल के आसपास, धर्मी नाड़ी, पशुओं के पानी पीने का स्थान, योगेश्वर धाम के आसपास की जमीन आदि पर कुछ भूमाफिया के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। जैन ने बताया कि वर्तमान में सरकारी जमीन, सरकारी भवन आदि पर अतिक्रमण करने की प्रतियोगिता बन चुकी है। प्रत्येक भूमाफिया इसी जुगाड़ में रहता है। ग्रामीण घनश्याम सिंह राठौर व धनराज साहू ने बताया कि नागोला में बिसलपुर का पानी आने से पूर्व इसी धर्मी बेरी से मोटर के द्वारा नागोला में पानी की सप्लाई होती थी तथा धर्मी बेरी पर बनी खेली से पशु अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन आज यह मेरी अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है। पशुओं के पानी पीने का रास्ता तक नहीं छोड़ा थी कर्मियों ने, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन देने वाले शिष्टमंडल में ओम प्रकाश पारीक, रणजीत रेबारी, नंदकिशोर वैष्णव, हनुमान वैष्णव, रामलाल गुर्जर, दयाल गुर्जर, गणेश खटीक, जितेंद्र दमामी, अजय सिंह राठौर, पदम सिंह जैन, सांवर लाल गुर्जर, नारायण लाल गुर्जर, बनवारी सिंह राठौर आदि मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा अजमेर देहात जिला प्रशिक्षण के दूसरे दिवस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में वो कार्य कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। चाहे राम मंदिर हो या धारा 370 का विषय हो, उसको साकार कर आमजन का सपना पूर्ण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने की। जिलाध्यक्ष देवीशंकर भुद्दा दूसरे दिन के सत्र की शुरुआत भारत माता व पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामने दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ करते हुए मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी व जिले के पदाधिकारियों की संगठन में क्या भूमिका रहती है इस विषय पर संबोधित किया। जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि मंडल ही जिले का केंद्र बिंदु होता है, उसी केंद्र बिंदु पर काम करके आम जन तक केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाना चाहिए। युवा मोर्चा हरावल दस्ता के रूप में कार्य कर संगठन को मजबूत करना चाहिए। हमें संगठन में परिवार की तरह कार्य करते हुए संगठन को सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी बनाना चाहिए। हम वैचारिक पार्टी है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय हित में कार्य करता है। आदरणीय एडवोकेट हंसराज जी ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा। बदहाल कानून व्यवस्था, मदहोश सरकार, बिजली पानी में लूट, भ्रष्टाचार की खुली छूट, नौकरी ना रोजगार भत्ते को तो भूली सरकार, नकल का खेल। भाजपा युवा मोर्चा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष अर्जुन नालिया जी ने मोदी सरकार की जमकर प्रशंसा की। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान की यह प्रदेश कार्य समिति इस भ्रष्ट, निकृष्ट, निर्लज, संवेदनहीन, नकारा, युवा विरोधी सरकार को 2023 में राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करने का युवा मोर्चा संकल्प लेता है। सुभाष वर्मा जी ने जिलाध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि युवा मोर्चा पूरे राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। प्रशिक्षण शिविर का समापन सुभाष जी वर्मा ने राष्ट्रीय गान कराकर समापन किया। इस शिविर में अजमेर देहात के मसूदा, ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, केकड़ी विधानसभा के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। इस मौके पर भाजयुमो अजमेर देहात जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया, जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, मंडल अध्यक्ष धर्मीचंद खटोर, विजयनगर चेयरमैन अनिता जी मेवाड़ा, पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सतीश ओझा, जिला महामंत्री रमेश रावत, देवर्त सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष हंसराज चौधरी, प्रद्युम्न व्यास, मनोज कुमावत, जयमल रहलानी, जिला संयोजक ज्ञानचंद प्रजापत, जिला कोषाध्यक्ष निपुल छाजेद, जिला मंत्री भंवर लाल गुर्जर, गोलू पहलवान, कन्हैयालाल साहू, सांवर लाल चौधरी, नितेश कुमार सैन, ओम प्रकाश शर्मा, महिला मोर्चा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर, दुर्गा सिंह राठौड़, टीकम चंद, राजेंद्र सिंह गहलोत, अमर सिंह राठौड़, संपत सैन, नगर पालिका पार्षद मनीष वैष्णव, कैलाश गुर्जर, कुलदीप जाट, एबीवीपी अध्यक्ष कालू जाजू, अभिषेक बाबेल, रूपचंद प्रजापत, गोपाल जी साहू, केकेडी मंडल अध्यक्ष पवन साहू, गुमान गुर्जर, संपत सेन, अमित लोढ़ा, कैन्या लाल माली, चंद्रवीर सिंह, मुकेश लोहार, टीकम मेधवंशी आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विश्वभर के सभी भक्तों एवं प्रभु प्रेमियों के लिए वार्षिक निरंकारी संत समागम भक्ति प्रेम एवं मिलवर्तन का एक ऐसा अनुपम स्वरूप है जिसमें सभी भक्त सम्मिलित होकर अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं।
इसी दिव्यता की अविरल श्रृंखला को निरंतर जारी रखते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन सानिध्य में 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम दिनांक 16 से 20 नवंबर को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा, हरियाणा में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में प्रभु प्रेमी भक्त सम्मिलित होकर सद्गुरु माता जी के पावन आशीष प्रवचनों को श्रवण करेंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में विभिन्न संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि वार्षिक निरंकारी संत समागम की प्रतीक्षा प्रत्येक निरंकारी भक्त को सदैव ही रहती है। हर वर्ष ही भक्तजनों को इन दिव्य संत समागमों में सम्मिलित होने की उत्सुकता बनी रहती है ताकि वह इन सेवाओं में अपना तुच्छ योगदान देकर भरपूर आनंद प्राप्त कर सके। इस वर्ष का संत समागम स्वयं में विशेष है क्योंकि पिछले 2 वर्षों में केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा ही सभी भक्तों ने संत समागमों का आनंद प्राप्त किया। इस वर्ष सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में भक्तों को दिव्य संत समागम में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निसंदेह मिशन के इतिहास में यह समागम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि यह 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम है जिसका आयोजन भव्य विशाल रूप में किया जा रहा है। केकड़ी मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि जैसा कि विदित ही है कि समागम परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में सेवाएं आरंभ हो चुकी है। दिल्ली एवं NCR के अतिरिक्त अन्य राज्यों से भी संतजन पहुंचकर इन सभी सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। फिर चाहे वह मैदानों की स्वच्छता हो, ट्रैक्टर की राजमिस्त्री की लंगर की सेवा हो अथवा किसी भी प्रकार की कोई अन्य सेवा ही क्यों न हो, सभी संत इन सेवाओं में सम्मिलित होकर हृदय से सद्गुरु का आभार प्रकट कर रहे हैं। इस अवसर पर बच्चे, युवा एवं वृद्ध सभी में एक नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार देखा जा सकता है। आज का युवा वर्ग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त है। ऐसे समय में निरंकारी मिशन ब्रह्मज्ञान की दिव्य रोशनी द्वारा युवाओं को अध्यात्म से जोड़ रहा है, जिसका जीवंत उदाहरण यह दिव्य संत समागम है, जिसमें सभी वर्ग, जाति, धर्म के भक्त निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाओं को निभाते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। केकड़ी सेवादल इंचार्ज लक्ष्मण धनजानी ने बताया कि यह 75वां वार्षिक निरंकारी सत समागम रूहानियत और इंसानियत संग संग विषय पर आधारित है, जिसमें विश्वभर से वक्ता, गीतकार तथा कविजन अपने प्रेरक एवं भक्तिमय भावों को व्यक्त करेंगे। रूहानियत के एहसास अब आधार में ही इंसानियत का भाव निहित है। वास्तविक रूप में जब हम समर्पित रूप में निराकार परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तब हमारे अंदर स्वतः ही इंसानियत रूपी दिव्य गुण दृश्यमान होने लगते हैं और हृदय में फिर सभी के लिए केवल परोपकार एवं प्रेम की ही भावना उत्पन्न होती है। सद्गुरु माता जी का भी यही दिव्य संदेश है कि मानव जीवन में रूहानियत एवं इंसानियत का संग संग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके आगमन से ही वास्तविक रूप में जीवन सार्थक बनता है। यही इस दिव्य संत समागम का उद्देश्य भी है। बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ता अशफाक हुसैन साहब और उनके साथी सलीम कुरैशी ने मक्का मदीना में उम्राह के दौरान खुदा के महबूब के दर पर अपने हाथों से अपने वतन की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराकर देशभक्ति का संदेश दिया है। अधिवक्ता अशफाक हुसैन द्वारा वायरल फोटो जब आज बार एसोसिएशन केकड़ी के ग्रुप में आई तो सबने अधिवक्ता अशफाक हुसैन की देशभक्ति की मिसाल की तारीफ करते हुए इसे हिंदू मुस्लिम एकता व सौहार्द का परिचय बताया। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने एडवोकेट अशफाक हुसैन सहित उनके पिताजी वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन को इस पुनीत कार्य के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिवक्ता अशफाक सहित वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब मोहम्मद हुसैन का बार एसोसिएशन की तरफ से इस्तकबाल किया जाएगा।